नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की है। नए वित्त वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फैसले को जारी करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के साथ के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं वो लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरा योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुंचे, जो कि अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और विभाग को आज इसी बैठक के क्रम में जो है शीघ्र अतिशीघ्र इन आवेदनों का समय जब पूर्ण हो जाएगा उसके उपरांत में इसकी स्क्रूटनी करना और जल्द से जल्द इनके भुगतान करने की प्रक्रिया को तेजी करना। संभवतः लक्ष्य हमने उनको दिया है कि कम से कम जो है हम उत्तरायणी के आसपास जो है हम भुगतान करने के लिए हम बालिकाओं को डीबीटी कर पाए, इस स्थिति में हमें पहुंचना है। तो ये नंदा गौरा योजना की स्थिति रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही अब तक की सबसे बड़ी संख्या में जो है नंदा गौरा के आवेदन आज की तारीख में हमारे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां उनकी जो रिटायरमेंट राशि है उसे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। जहां अब सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नई सौगात धामी सरकार की तरफ से मिली है, जहां योजना की समीक्षा मंत्री के द्वारा की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की अध्यक्षता में बैठक हुई। सचिवालय स्थित सभागार में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी सौगात देखने को मिली है। अब उन्हें रिटायरमेंट के दौरान 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक ये 35 से 40 हजार रुपए उन्हें दिया जाता था, लेकिन अब अगले साल से जो सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी उन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। सेवानिवृत्त होने पर रिटायरमेंट के दौरान उन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जिसमें कई सारी योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अब रिटायरमेंट के दौरान 1 लाख रुपए कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है, क्या कुछ इसमें अपडेट है और क्या कुछ उन्हें लाभ मिल पाएगा? देखिए, जी। ये जिस तरह देखा जाए कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बैठक के दौरान जो है सीधे तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है और इससे सहमति बनने पर कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय अभी से 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इससे बढ़ाकर विभाग काफी इससे प्रयासरत है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होंगी इसके लिए कहा है कि उनको लाभ मिलेगा और 1 लाख रुपए रिटायरमेंट के दौरान मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं
उनको काफी फायदा होता नजर आएगा। उससे काफी खुश भी होंगी। काफी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है लंबे समय से जो मांग कर रही थी, उस पर भी जो चर्चा हुई है सुपरवाइजर पद के प्रमोशन के लिए, और उस पर भी कहा जा जी रहा है कि जल्द ही जो है 88 पद है जिनको प्रमोशन पर विज्ञप्ति जो है एक सप्ताह के अंदर जो है विभाग जारी करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत रखते हुए डीएम सबीन बंसल ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने लाल पानी में निर्माणाधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुबंध की निर्धारित शर्तों और टाइम लाइन का पूरा ब्यौरा और प्लांट निर्माण के कार्यों में परिलक्षित समस्याओं की रिपोर्ट तलब की है। प्लांट में अभी एक एलटीपी मशीनें सेटअप न होने को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को फॉलो अप करने और मशीन इंस्टॉलमेंट कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने पशुलोक बैराज, वीरभद्र मंदिर और त्रिवेणी घाट का भी स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सभी तरह की तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए। वहीं डीएम ने ऋषिकेश तहसील में जन सुनवाई भी की, जहां उन्होंने भूमि विवाद, बैंक लोन समेत कई मामलों से जुड़ी समस्याओं का संज्ञान लिया और उनके समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे ऋषिकेश जो कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोडल हब है, और ना सिर्फ हमारे जिले का बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र का, चाहे हम चारधाम एंट्री रूट कहें या अब जैसे हमारा कुंभ की तैयारी भी गतिमान है। तो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि वहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है और जो अब स्थापनाएं एक्सपैंड होनी है, उनको अभी से प्लान करके उसका कार्य प्रारंभ करवा दिया जाए। लोहाघाट नगर वासियों की बरसों पुरानी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग आखिरकार सीएम धामी ने पूरी कर दी है। सीएम के निर्देश पर 84 करोड़ रुपए की लागत से योजना का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति ने सचिवालय में आयोजित बैठक में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से संबंधित 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत लोहाघाट टाउन पंपिंग वाटर सप्लाई स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत सरयू नदी से राइजिंग मेन का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। तो में ये राहत नहीं, एक तरीके से जो इस लोहाघाट शहर जो था, जो इतना खूबसूरत शहर बसा हुआ था, और इस पानी की किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं पलायन की ओर मजबूर हो रहा था। आज मैं सर्वप्रथम बधाई इस क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा, जिनको इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये हमें सौगात दी गई, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक हम सब लोगों का एक निवेदन उनसे था, उस निवेदन पर उन्होंने घोषणा की थी और उसकी फाइनल वित्तीय स्वीकृति कल हमें प्राप्त हो चुकी है। और बहुत जल्द मैं आशा करूँगा कि जल्द से जल्द इस कार्य का प्रारंभ होगा और बहुत जल्द शायद हम सब लोगों को सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से पीने का पानी हमें मिलेगा। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोहाघाट नगर की वर्षों पुरानी जो मूलभूत समस्या थी पानी की, और लगातार लोहाघाट नगरवासी संघर्षरत थे, और समस्त भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे व्यापार संघ हो, चाहे अन्य सभी लोग लगातार यही मांग थी कि सरयू पेयजल लिफ्ट योजना कैसे भी धरातल पर उतरे, और धाकड़ धामी के नाम से जो जग जाहिर है कि सभी प्रदेशों में बिल्कुल उनकी एक अलग से पहचान बन चुकी है। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी योजना, लगभग 88 लाख की योजना धरातल पर उतारने के लिए इसका 12 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, और उस कमेटी को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए इसको स्वीकृति प्रदान की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से गांव वासियों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है, क्या कुछ आगे काम किया जा रहा है? इस पेयजल योजना को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले के लोहाघाट है, तो वहाँ वर्षों से जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पेयजल की थी। तो जो नगरवासी थे, वो जो लोहावती नदी का दूषित पेयजल जो है उनको उसकी आपूर्ति की जा रही थी, वो भी महीने में मात्र 15 दिन उनको पानी मिलता था और बिल पूरे महीने का लिया। लंबे समय से मांग थी, तो जिसको
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपने लोहाघाट दौरे के दौरान उसकी घोषणा की थी, तो जिसकी जो है कल स्वीकृति मिल गई है। योजना निर्माण के लिए लगभग 84 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जो सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, अब इसका निर्माण कार्य होगा, जिसको लेकर पूरे लोहाघाट नगर में एक प्रकार का खुशी का माहौल है। लोगों के द्वारा मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, उसका समाधान होने जा रहा है। क्योंकि पेयजल के कारण लोहाघाट नगर से जो है पलायन भी जो हो रहा था, तो लोगों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो मुख्य सचिव आनंद वर्धन, उनको धन्यवाद दिया है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शहर वासियों की जो मांग है वो पूरी हुई है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। बाजपुर पुलिस दोपहिया वाहन चालकों वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसको लेकर कोतवाल नरेश चौहान ने इंटरमीडिएट विद्यालय के प्रबंधकों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों से बच्चों को जागरूक करने और दोपहिया वाहन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन बच्चों की जिद पर अभिभावक उन्हें दोपहिया वाहन दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हमने जितने हमारे बाजपुर कस्बे में या देहात में हमारे लगभग 14-15 इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्यों को और अभिभावक संघ को बुलाया था। हमारा मेन मोटिव बुलाने का ये था कि कुछ समय से ये जो है सूचना आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 11, 12, 10th के बच्चे हैं, ये लोग जो है बाइक चला रहे हैं और उससे जो है अभी बीच में 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमने इनको आज बुलाया था और इनको थोड़ा बताया भी गया कि उसमें कानूनी प्रावधान में भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट वो है, नियम कानून है। जैसे कि इसमें अगर नाबालिग बच्चा वो करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको 25,000 का जुर्माना उसके फैमिली को या अभिभावक को कम से कम मतलब मैक्सिमम 3 साल की सज़ा भी है इसमें। और इवन यहाँ पर अगर नाबालिग बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसका जब वो 25 साल का होगा तभी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इस तरह की चीज़ों से अवेयर क्या कराया गया। दूसरा ये मेन मोटिव हमारा ये है कि एटलीस्ट स्कूल प्रशासन की ओर से भी वहाँ पे उनके घरों को नोटिस जाए या उनको जो है तलब किया जाए फैमिली वालों को कि आप भी इसमें अपने बच्चों को बाइक्स वगैरह। उत्तराखंड की सत्ता में 2017 से बैठी बीजेपी की सरकार 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। 45 दिनों तक के इस अभियान में अलग अलग न्याय पंचायतों पर सरकार के 23 विभाग पहुंचेंगे, जिसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसे लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं, जहां उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन धामी सरकार के द्वारा किया जाएगा, बीजेपी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जहां लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा है, जहां 17 दिसंबर से गांव-गांव सरकार के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत करने वाली है। अभियान का मकसद प्रदेश की हर ग्राम न्याय पंचायत तक पहुंचना है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको लोगों को मालूम नहीं होता उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेंगी तो उनका सबका फायदा हमारे उस जनमानस को मिलेगा। जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर भी हमारा कर्मचारी जब पहुँचेगा तो उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलने का काम होगा। जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के 23 विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचकर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे। इन शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही साथ पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा और जन समस्याओं को भी सुना जाएगा। राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, PMGSY,
शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन विभाग, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आपदा प्रबंधन के साथ ही बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्य दिवसों में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही शिविरों के आयोजन से पहले न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का सर्वे भी कराया जाएगा, ताकि उन्हें अभियान के दौरान सीधे लाभान्वित किया जा सके। सरकार के इस अभियान पर विपक्ष ने तंज कसा है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब आपको याद आ रही है कि ये जो आपकी सरकार है ये जन जन की सरकार है। अब आपको ये याद आ रहा है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर है। शायद धामी जी पिछले जो है, अगर मैं 3.5-4 सालों की बात करूं तो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए हैं, और अब कैंप लगा करके जो है सरकार की जन कल्याण जो नीतियां हैं, उन जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम निर्धारित किया है धामी जी ने, ये कार्यक्रम ही अपने आप में बयां कर रही है भारतीय जनता पार्टी की असली सच्चाई। कि सच तो ये है कि आपने अब तक चाहे केंद्र की योजनाएं हो कोई, चाहे प्रदेश की योजनाएं हो कोई, जनता को उसका लाभ नहीं मिला है। जनता आपके राज में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित है। यही वजह है कि अब आपको याद आ रही है कि कैंप लगाएं और कैंप के जरिए जो है लोगों की बातें सुने, क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ मन की बात करते आए हैं, जनता की बात तो सुनी नहीं है, चाहे वो धामी जी हो चाहे वो मोदी जी हो। तो अब आपको याद आ रही है कि कैंप लगाएंगे, जनता को कल्याणकारी योजनाएं बताएंगे, अगर कोई है तो, या तो कांग्रेस की योजनाओं को सिर्फ नाम बदल के जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। बीजेपी सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी होगा, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से अभियान को गंभीरता से लागू करते हुए इसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान से प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में इसको लेकर राजनीति तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महारैली हुई, जिसमें देश भर से लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक एक कर बीजेपी नेताओं पर जमकर सियासी हमला बोला। इधर बीजेपी का कहना है कि कभी कांग्रेस वाले देश टूटने की बात करते हैं तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये लोग देश की जनता को कांग्रेस पार्टी गुमराह करने में लगी हुई है। चुनावों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बीजेपी के नेताओं को गद्दार तक कह दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने को मजबूर किया जा रहा है। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते देखिए आपके सामने पड़ा है। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर अब उत्तराखंड में भी आरोपों की राजनीति है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अतीत में झांकने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के काले इतिहास की बदबू आज भी देश महसूस करता है। कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने और देश को अस्थिर करने का काम किया गया।
जिससे जनता कभी नहीं भूल सकती। प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ये बताए कि भारत टूटा ही कब था। देखिए, किस तरीके से देखने की जहां तक रही बात, तो इनको जिस तरीके से देखना चाहिए पूरी जनता उसी तरीके से देख रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता इनको दिखा भी रही है। तो वही कार्य इनके साथ किया जा रहा है कि सत्ता से इनको बहुत दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि इनके लिए रोजगार एक राजनीति के रूप में आज तक चला आ रहा था, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये जिस प्रकार से इससे पहले ये मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो ये ही समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने के लिए चल पड़े थे। तो जब जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। पार्टी नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार है और उस पर कांग्रेस पार्टी नेता की प्रतिक्रिया है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का कहना है कि बिहार हो या महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, इन सभी प्रदेशों में बीजेपी ने वोट चोरी कर रखी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।